वेलकम व्यूअर्स एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू के इस नए सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 6 से क्लास 12 तक को वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को एनसीईआरटी क्लास 6 के साथ। और क्लास 6 जिसका टाइटल द अर्थ आवर हैबिटाट, पृथ्वी हमारा आवास है, इस बुक के साथ। बहुत पतली सी किताब है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो 2 से 3 घंटों में पूरा पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखें और अपने आप को इवेलुएट करें कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नए पॉइंट्स मैं साथ में शेयर करता हुआ चलूंगा। तो इसमें जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वो पहला टॉपिक है अर्थ इन सोलार सिस्टम, latitude, longitude, motions of earth, major domains of earth, major landform, our country India, India climate, vegetation, wildlife। हालांकि हिंदी में 6 टॉपिक हैं, इंग्लिश में 8 टॉपिक मिलता है। तो दोनों सेम ही है। क्वेश्चन में हम लोग जो भी बचे खुचे पार्ट होंगे सबको कवर कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग पहले टॉपिक से। और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खगोलीय पिंडों के बारे में सही है। पहला, ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। रात में चमकने वाले सभी वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी खुद की गर्मी और प्रकाश होती है उन्हें तारा कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी विद देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। मून इज अ स्टार, चंद्रमा एक तारा है। अब इनमें से कौन सा सही है ये आइडेंटिफाई करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस अब नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं और हमें वन बाय वन सबको जज करना चाहिए। तो एनसीईआरटी चूंकि सबका पढ़ा हुआ है तो सब बड़े आसानी से जज कर सकते हैं कि रात में जब हम नाइट स्काई को देखते हैं तो हमारे स्काई में बहुत सारे स्टार दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे हमें प्लैनेट्स दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे हमें सैटेलाइट चंद्रमा के साथ ही दिखाई पड़ते हैं और इन्हें साइंटिस्ट बड़े आसानी से पता लगाते हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वास्तव में सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं सेलेस्टियल बॉडी विद देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार। तो जी हाँ, ये सही है। कोई भी अगर हम स्टार लेते हैं तो यहाँ एक न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का प्रोसेस चलता रहता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं और फॉर्मेशन करते हैं हीलियम के एक नाभिक का। और इससे बहुत सारा हीट इमिट होता है और लाइट भी साथ में निकलता है। तो यही वो रीजन है हमारा सन चमकता रहता है। और सन के साथ ही जो हमारा एक पड़ोसी तारा है जिसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं वो भी चमकता रहता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जहां तक तीसरा स्टेटमेंट मून का है, तो देखो मून एक तारा नहीं है। मून हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन ये इसलिए चमकता है क्योंकि जब सन से कोई भी लाइट मून के सरफेस पर फॉल होती है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन के कारण हमें मून दिखता है, ना कि मून का कोई अपना सेल्फ लाइट है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा होगा 1 एंड 2। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोल स्टार। ध्रुव तारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोल स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है और इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। पोल स्टार ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड इन इट्स पोजीशन इन द नाइट स्काई। ध्रुव तारा हमेशा रात में अपनी स्थिति में स्थिर रहता है। सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन कैन हेल्प लोकेट द पोल स्टार। सप्तऋषि नक्षत्र की मदद से ध्रुव तारों का पता लगाया जा सकता है। आते हैं हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो अगर हम अपने अर्थ को ड्रॉ करें तो ये हमारा नॉर्थ पोल है जो ऊपर है और नीचे वाला साउथ पोल है। यहाँ जो स्टार है ये है हमारा ध्रुव तारा या पोल स्टार। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भले ही एक तारा हमारे नॉर्थ पोल के ऊपर रहा है, लेकिन ये तारा कोई एक तारा नहीं है। बहुत पहले यहाँ पर जो स्टार था उसका नाम था थूबान, जब ईसा मसीह वगैरह हुआ करते थे और उनके भी पहले। अभी जो तारा ध्रुव तारे का रोल प्ले कर रहा है दैट इज पोलारिस। तो पोलारिस जो तारा है वही हमारा आज का ध्रुव तारा है और आने वाले समय में
1000-2000 साल बाद ये हमारा वेगा हो जाएगा। तो ये स्टार अपना प्लेस पोल के ठीक ऊपर रखते हैं और इसीलिए इन्हें ध्रुव तारा कहते हैं। अगर हम ध्रुव तारा को अर्थ के किसी लोकेशन से आइडेंटिफाई करें तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन मिल जाएगा। तो पहला और दूसरा ये दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब आते हैं सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन को समझते हैं। कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र क्या होता है? तो जब स्टार किसी खास पैटर्न को बनाते हैं, जब 3 या 4 स्टार मिलकर किसी खास पैटर्न को या अधिक स्टार मिलकर बनाएंगे तो इसे ही कहा जाएगा कॉन्स्टेलेशन। अब तक ऐसे 88 कॉन्स्टेलेशन की खोज हो चुकी है। ओरियन नाम का कॉन्स्टेलेशन तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने तीर धनुष को लेकर रखा हो हाथ में। तो जब सप्तऋषि को देखते हैं तो सप्तऋषि में हमारे पास 7 तारे दिखाई पड़ते हैं जो एक पतंग की तरह कुछ इस तरह से बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जब हम इसके लोअर स्टार को मैच करते हैं तो हमें ठीक वो डायरेक्शन मिलता है जो पोल स्टार का होता है। तो इस तरीके से हमेशा सप्तऋषि से ध्रुव तारा का पता लगाया जाता रहा है नाइट स्काई में। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही बनते हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में ही आपको ये पॉइंट दिख जाएगा पिक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव रिंग अराउंड देम? किस प्लैनेट के चारों तरफ छल्ले होते हैं? ऑप्शंस है हमारे जुपिटर, बृहस्पति, मार्स, मंगल और यूरेनस, अरुण। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सोलार सिस्टम को देखना पड़ेगा, जो प्लैनेट्स हैं इनके अरेंजमेंट को समझना पड़ेगा। तो सन के अराउंड आज के डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास 8 प्लैनेट हैं। सबसे पहला जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी, मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद हमारा अर्थ, उसके बाद हमारा मार्स है। मार्स के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चट्टानों के टुकड़े एस्टेरॉइड बेल्ट में हैं और जिन्हें हिंदी में क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरह से हमारे पास 8 प्लैनेट हैं। सबको पता होगा 2006 में जब IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का समिट होता है चेक रिपब्लिक में, तो वहाँ प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया। नाउ प्लूटो बिकम द ड्वार्फ प्लैनेट। और नेपच्यून के आगे अगर देखें तो फिर से हमें फ्रोजन गैस दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्यूपर बेल्ट कहते हैं। और क्यूपर बेल्ट के आगे फिर से हमें एक थिक क्लाउड दिखता है जो इंटरस्टेलर स्पेस में है, 2 ताराओं के बीच में कहीं दिखता है। इसे उल्ट क्लाउड भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम का अरेंजमेंट है। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग ये है कि जो भी प्लैनेट एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर हैं इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं और ये सॉलिड प्लैनेट होते हैं। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। जो प्लैनेट हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर हैं इन्हें आउटर प्लैनेट या जोबियन प्लैनेट भी कहते हैं और ये गैसियस प्लैनेट होते हैं। अब गैसियस प्लैनेट जो होते हैं जब वो स्पिन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उनके इक्वेटर के पास से सारे गैसेस बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं, वो बहुत दूर तक उछाल दिए जाते हैं। लेकिन टेम्परेचर कम होने के कारण ऐसे गैस बहुत जल्दी फ्रिज हो जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं रिंग्स का। सैटर्न पर ऐसे रिंग बहुत विजिबल हैं, लेकिन बाकी जो अदर 3 प्लैनेट्स हैं वो भी इस तरह के बनाते हैं रिंग्स को। तो यहाँ अगर ऑप्शन को आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास जुपिटर है और यूरेनस है। मंगल कहाँ है? तो मार्स हमारा दिखाई पड़ता है इनर प्लैनेट, सॉलिड प्लैनेट के रूप में। तो यहाँ पर इस तरह का कोई फेनोमेना नहीं मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 3, दैट इज ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुध ग्रह मरकरी के बारे में सही है? मरकरी टेक्स 88 days टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट अराउंड द सन। बुध ग्रह को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लगता है। मरकरी स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन 59 days। बुध ग्रह अपनी धुरी पर 59 डेज में चक्कर लगा लेता है। बुध ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। तो देखो बुध ग्रह को हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख रहे थे कि ये सन के बिल्कुल नियरेस्ट प्लैनेट है, बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ प्लैनेट है। तो जो प्लैनेट नजदीक होगा उसका जो ऑर्बिट होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो छोटा ऑर्बिट होने के कारण ये सन के चारों तरफ बहुत तेज घूम जाता है और केवल 88 डेज में एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। वहीं अगर हम अर्थ से इसको कंपेयर करें तो अर्थ चूंकि बहुत दूर है इसीलिए 365.5 डेज अर्थ को लग जाते हैं एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। तो ये डिफरेंस सीधा बनता है।
पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट पर जाएं कि ये अपनी धुरी पर 59 डेज में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो अगर हम अर्थ के स्पिन को देखें तो अर्थ एक फास्टेस्ट प्लैनेट है, बहुत तेज घूमता है और केवल 24 आवर्स में ही अर्थ का एक स्पिन पूरा होता है। वही मरकरी थोड़ा स्लो है और इसे पूरा करने में इसे 59 अर्थ डेज का टाइम लगता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब आओ यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि मरकरी हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। जब प्लूटो को हटा दिया गया तो अब यही स्मॉलेस्ट प्लैनेट हो गया है और ये इतना छोटा प्लैनेट है कि ये अपने आसपास एटमॉस्फेयर को भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, इससे इसके आसपास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। हमारे पास फिर से ऑप्शन ए 1 एंड 2 बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेनस एंड जुपिटर? वेनस और जुपिटर, शुक्र और बृहस्पति के बारे में कौन सा कथन सही है? वेनस हैज द लॉन्गेस्ट स्पिन टाइम among all planet, taking 243 days to complete one rotation on its axis. शुक्र ग्रह के पास ग्रहों में सबसे लंबा घूर्णन समय है, इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 243 डेज का टाइम लगता है। जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट स्पिन टाइम completing one rotation on its axis in about 10 hours. बृहस्पति का घूर्णन समय सबसे कम है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में इसे 10 घंटे का समय लगता है। जुपिटर टेक्स अबाउट 255 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। बृहस्पति को सूर्य के चारों तरफ एक चारों ओर एक कक्षा पूरी करने में 255 दिन का समय लगता है। थोड़ा हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से कि देखो ये हमारा सन है, यहाँ पर अर्थ की ट्विन सिस्टर विनस है और इधर हमारा बृहस्पति है, जुपिटर है। अगर हम अपने वेनस को देखें तो अर्थ की जुड़वा बहन तो है, लेकिन वेनस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। वेनस अपने जो एक्सिस है उस पर उल्टा घूमता है। मतलब अगर अर्थ को देखें तो अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, लेकिन वेनस हमारा ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने एक्सिस पर 180 डिग्री के अराउंड टिल्टेड है। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर होता है, वहीं वेनस का नॉर्थ पोल नीचे होता है। और साथ में ये बहुत स्लो स्पीड में अपने ऑर्बिट पर रोटेट करता, एक्सिस में रोटेट करता है और इसी कारण इसे स्लोएस्ट प्लैनेट ऑफ सोलार सिस्टम भी कहा जाता है। तो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट हमारा वेनस ही है, जिसको 243 डेज लग जाते हैं केवल एक बार अपने एक्सिस पर घूमने में। हाँ, वही जुपिटर के साथ क्या है, तो जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर जब रोटेट करता है तो बहुत तेज स्पीड में रोटेट करता है और ये रोटेशन अपना पूरा कर लेता है अपने एक्सिस पर केवल 10 घंटे में। तो 10 आवर्स ही इसको लगते हैं एक रोटेशन पूरा करने में, इसीलिए इसे फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलार सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो स्टेटमेंट हमारे सही बन रहे हैं। अब तीसरा क्या है, तो जुपिटर टेक्स 255 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। इसका मतलब ये इस तरह से इनको कितना टाइम लग रहा है ये पूछा जा रहा है। तो पिछले भी सेशन में हमने देखा कि जो प्लैनेट जितना दूर होगा उसका ऑर्बिटल फेज उतना बड़ा होगा, ऑर्बिटल टाइम उतना ही बड़ा होगा। तो जुपिटर जब सन के चारों तरफ घूमता है तो इसे बहुत टाइम लगता है, ये 11 साल और 11 महीने लेता है, लगभग 12 साल इसे लगते हैं सन के चारों ओर एक राउंड लगाने में। इट मीन्स दैट 1 ईयर ऑन जुपिटर विल बी ऑफ 12 ईयर ऑन अर्थ। 12 साल अर्थ डेज इसके निकल जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन के साथ मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूं। कहीं भी कंफ्यूजन लगे, कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स ओपन है और उसमें पूछते रहें। इसके बाद हम लोग रिमेनिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वन बाय वन मैं सभी एनसीईआरटी बुक को इसी तरह से कवर करता हुआ आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी इस तरह के वीडियो रिलीज हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।